Namaste everyone. Today we are going to discuss Pattern Agent Examination 2013 Paper 2. Paper duration 3 hours, marks 100. कुछ इंस्ट्रक्शन है, काइंडली पढ़ लीजिए पॉज करके. Question number 1. Rupa, a textile designer with a design house in Mumbai, having branch office in various parts of the world, wishes to obtain patent protection in 50 different countries for a smart textile invented by her. Foreign buyers prefer to deal with inventor applicants who have been filed their patent application in Europe as basic applications. That is the first application to be filed on this subject matter. She also wishes to file a set of patent application in Europe with varying priority dates. Rupa has approached you as her patent agent in India to help her in her mission. Provide a note to her outlining the strategy she ought to follow, along with the information on various process route involved and the timeline involved. How would you also deal with the multiple priorities? आइए देखते हैं इसका आंसर. हमारे पास दो इंटरनेशनल रूट है. पहला कन्वेंशन एप्लीकेशन रूट, सेकेंड इज पीसीटी फाइलिंग रूट. कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या कहता है? एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट फाइल इन द पेटेंट ऑफिस क्लेमिंग ए प्रायोरिटी डेट based on the same or similar application filed in one or more convention countries is known as convention application. तो ये कहता है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन होने के लिए एक प्रायोरिटी डेट आपने क्लेम किया होगा किसी भी एक कंट्री में जिसमें सिमिलर और सेम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुआ हो. कन्वेंशन एप्लीकेशन का टाइमलाइन देख लेते हैं. अगर लोकल इंडिया में एप्लीकेशन फाइल है तो विद इन 12 मंथ्स वी कैन फाइल इन कन्वेंशन एप्लीकेशन. और अगर बाहर कोई कन्वेंशन कंट्रीज़ में फाइल है एप्लीकेशन जिसको बेसिक एप्लीकेशन कहते हैं तो विद इन 12 मंथ्स दे हैव टू फाइल इन इंडिया. कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल होगा एज पर 135 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट. डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, प्रायोरिटी डेट का डॉक्यूमेंट लगेगा, स्टेटमेंट एक देना पड़ेगा और कन्वेंशन एप्लीकेशन कैन नॉट बी पोस्ट डेटेड. इसके कुछ एडवांटेजेस है जैसे कि एप्लीकेंट हु इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन इन लिमिटेड कंट्री. जैसे 2-3 कंट्री में अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो कन्वेंशन एप्लीकेशन सबसे बेस्ट रहता है. It gives us an option to apply and protect our invention in countries which are non-signatory to PCT. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि सिग्नेटरी नहीं है PCT के, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल और भी हैं कुछ कंट्रीज़. तो वहाँ फाइल करने के लिए कन्वेंशन एप्लीकेशन इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन. थर्ड एडवांटेजेस है फास्टर प्रोसेस. एप्लीकेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल पेटेंट एप्लीकेशन इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम डेट इज़ विद इन 12 मंथ. 12 महीने के अंदर ही हम लोग बाहर फाइल कर सकते हैं इसको. जो सेकेंड रूट है उसको बोलते हैं पीसीटी फाइलिंग रूट. फॉर पीसीटी फाइलिंग रूट आप लोग काइंडली पीसीटी फाइलिंग पीडीएफ एक पड़ा हुआ है आईपी इंडिया के वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड कर लीजिए. उसमें सारा कुछ दिया गया है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है. तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा हमें. अगर मार्क्स कम है तो डायरेक्ट जो टाइमलाइन दिया गया है वहाँ पे वो टाइमलाइन आप यहाँ पे लिख दीजिए और सिंपली इसको बता दीजिए कि कैसे कैसे इसका टाइम फॉलो अप होता है. अब आते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, दैट इज़ मल्टीपल प्रायोरिटीज़. सेक्शन 137 मल्टीपल प्रायोरिटीज़ के बारे में कहता है. ये क्या कहता है? अगर 2 या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमने फ़ाइल किया है 1 या 2 कंट्रीज़ में और वो एप्लीकेशन ऐसा है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये एक ही इन्वेंशन है, तो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं हम फ्रॉम द डेट ऑन विच द अर्लियर और द अर्लीस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशन वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंशन डिस्क्लोज इन द स्पेसिफिकेशन विच accompanied द बेसिक एप्लीकेशन. और प्रायोरिटी डेट कहाँ से होगा? जिसमें मैटर सबसे पहले डिस्क्लोज हुआ होगा, उसी के बारे में ये सेक्शन 137 कहता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक स्वीट कंपोजिशन के ऊपर है। इसमें ऑब्जेक्शन आया है फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस, सेक्शन 3E, 3I और 3P के। ड्राफ्ट ए रेस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्शन रेज इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। आइए देखते हैं आंसर। हमें इस क्वेश्चन में सिंपली जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्शन आया है उसको लेना है और फिर अपने इन्वेंशन को देखना है कि अपने इन्वेंशन में है क्या। तो पहले जो 3E है, ए सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय ए मियर एडमिक्चर रिजल्टिंग ओनली इन द एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। सारे जो चीज़ें हैं उनका एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। हमारे केस में ये चीज़ नहीं है क्योंकि इट्स ए नॉट एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करता है, इसमें नोवेल्टी है, ये न्यू है। व्हेन कंज्यूम बाय अ डायबिटिक पर्सन द शुगर लेवल डज नॉट राइज, हैंस इट इज़ नॉट एन एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। उसी तरह देखते हैं 3I में भी है। 3I में हम जवाब दिए हैं इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये दवाई नहीं है, ना ही डिजीज़ फ्री करने की कोई एक प्रोसेस है। इट्स अ स्वीट कंपोजिशन which can be consumed by a diabetic person because it possesses a special composition which includes a herb and it does not rise, the sugar level of that person does not rise, hence this section is not applicable। 3J में भी हम लोग दे सकते हैं कि एक हार्ब लिया गया है पर वो हार्ब का कंपोजिशन या वो हार्ब कहीं पे ऐसा नहीं है कि इट इज़ ट्रेडिशनली नोन। सो इस सेक्शन के एम्बिट में भी हमारा इन्वेंशन नहीं आता। ये सारे चीज़ लिखना है हमें, इन एक ड्राफ्ट फाइल करना है इन रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्शन। ये सिंपल एक तरीका था जो मैंने दिखाया है। ड्राफ्टिंग आप खुद सीख जाओगे, जैसे आप करते रहोगे, जैसे लेटर दिया जाता है सेम उसी तरह होता है, पर पॉइंट्स यही रहेंगे हमारे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है। इन्होंने कुछ टेस्ट किया था ऑन 13 मार्च 2009 एंड 1 सितंबर 2009 अंजन अप्लाइड फॉर ए पेटेंट इन मुंबई पेटेंट ऑफिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये एंटिसिपेशन का क्वेश्चन है। इस सेक्शन को हमें डिस्कस करना है इन लाइट ऑफ आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। एप्लीकेशन एंटिसिपेशन बाय पब्लिक वर्किंग, एन इन्वेंशन claimed in a complete specification shall not be deemed to be an anticipated by reason only that at the time within 1 year before the priority date of the relevant claim of the specification the invention was publicly worked in India by the patentee or applicant for the patent or any other person whom he derived title or by any other person with the consent of the patentee if the working was effected for the purpose of reasonable trial। ये ज़रूरी था reasonable trial के लिए and it was reasonably necessary, और ये ज़रूरी भी था कि इसका ट्रायल हो, और इसे एंटिसिपेशन नहीं किया जाता है, इसे माना नहीं जाएगा कि इट इज़ एंटिसिपेटेड, और प्रायर आर्ट में यह ऑब्जेक्शन की तरह नहीं आएगा। अगर एप्लीकेशन फाइल होता है विद इन 12 मंथ्स, दैट इज़ विद इन 1 ईयर अगर फाइल करते हैं हम तब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पनामा का एक शिप है जो एक्सीडेंटली इंडियन टेरिटरी में एंटर करता है इन द बे ऑफ बंगाल। अब हमें इसके बारे में बताना है। राइट वाटरलाइन्स अप्रोचेस यू फॉर योर एडवाइस, ड्राफ्ट ए नोट फॉर योर क्लाइंट सुइटेबली एडवाइजिंग देम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द पेटेंट एक्ट। एक नोट हमें अपने क्लाइंट को भेजना है। आइए देखते हैं, इसमें सेक्शन आएगा सेक्शन 111।
सेक्शन 111 का फर्स्ट जो पार्ट है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर इन्फ्रिंजमेंट। जो फर्स्ट पार्ट है, इन ए सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट damages or an account of profits shall not be granted against the defendant since he was not aware and had no reasonable ground for believing that the patent existed। फर्दर ये कहता है कि अगर कोई फेल करता है टू पे द रिन्यूअल फ़ी, तभी ये एक ग्राउंड है जहाँ पे हम डैमेजेस नहीं दे सकते हैं या नहीं देंगे, हम एक ग्राउंड ले सकते हैं। उसके बाद कहता है कि अगर अमेंडमेंट है पेटेंट में, तो अमेंडमेंट के पहले का सीन में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। आफ्टर अमेंडमेंट हो सकता है, बट बिफोर अमेंडमेंट इसका इफेक्ट नहीं होगा। और ये कोर्ट को किसी तरह मना नहीं करेगा टू ग्रांट एन इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब स्टे होता है जनरली। पार्ट बी में हमें ड्राफ्ट करना है 5 क्लेम्स, ड्राफ्ट एन एब्स्ट्रैक्ट और प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट टाइटल। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इट्स अ डिवाइस फॉर कटिंग ओपन कोकोनट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस फॉर डोमेस्टिक यूज एंड यूज इन टेम्पल एंड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये है इन्वेंशन। क्वेश्चंस देख लीजिए, मैंने कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं। आपको भी इसी तरह से अंडरलाइन करने से जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। पढ़ते वक्त ही मैंने मार्क कर लिया है कहाँ से क्या क्लेम में लूँगा, कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट है ये चीज़। अगर ऐसा सिंपल फिगर है तो आप लोग मार्क कर लीजिए कि कौन सा फिगर क्या है। 7 में जैसे नाइफ है यहाँ पे, 2 में कोकोनट होल्डर है जो कोकोनट को पकड़ता है वो, और रेसेप्टिकल है जहाँ पे कोकोनट वाटर स्टोर होता है। इसका बेस एक है, एडजस्टमेंट नॉब दिया गया है 3 पे, 1 में है व्हीकल स्टैंड और 8 में है आपका हैंडल। तो ये है हमारा इन्वेंशन। तो हमें ड्राफ्ट करना है 5 क्लेम्स और एक एब्स्ट्रैक्ट और उसका एक टाइटल भी देना है। तो देखते हैं पहले क्लेम्स। क्लेम्स एक्चुअली होता क्या है? क्लेम शुरुआत होता है प्रेम्बल से। प्रेम्बल एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। क्लेम्स 2 तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लेम्स, एक डिपेंडेंट क्लेम्स। इंडिपेंडेंट क्लेम्स जो स्टैंड करता है अपने आप में और ये कवर करता है सारे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेंशन। डिपेंडेंट क्लेम डिपेंड्स होते हैं क्लेम नंबर 1 पे, इंडिपेंडेंट क्लेम्स पे या दूसरे और भी डिपेंडेंट क्लेम्स पे। इट्स लिमिट्स और नैरो द स्कोप्स। It is the claim which actually works against infringement. So while drafting claims, infringement aspect must be considered. ये क्लेम ही है जो हमें बचाता है थर्ड पार्टी से। इसीलिए जब हम ड्राफ्ट करेंगे तो थर्ड पार्टी को दिमाग में रखते हुए हमें ड्राफ्ट करना होता है। आइए समझने के लिए देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, माउस ट्रैप। क्लेम नंबर 1 में क्या है? क्लेम नंबर 1 में दिया है माउस ट्रैप मेड ऑफ स्टील। एक माउस ट्रैप जिसको स्टील से बनाया गया है और इसी को इंडिपेंडेंट क्लेम माना जा रहा है यहाँ पे। द माउस ट्रैप ऑफ क्लेम 1 वेयर इन सेट ट्रैप इज ब्लैक इन कलर। ये माउस ट्रैप जो स्टील का बना हुआ है उसको ब्लैक इन कलर कर दिया गया है और ये हमारा क्लेम 2 है। द माउस ट्रैप ऑफ क्लेम 1 जो कि स्टील से बना हुआ है कंप्राइज्ड ऑफ अ सायरन अटैच टू इट। इसमें एक सायरन भी लगा हुआ है और ये हमारा है क्लेम 3। क्लेम
हमें ज़्यादा क्यों चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वी में लूज क्लेम्स, क्योंकि प्रायर आर्ट है, किसी ने ऐसा एक माउस ट्रैप बनाया हुआ है जिसमें सायरन भी लगा हुआ हो और जो ब्लैक कलर में भी हो, तो प्रायर आर्ट में ये दोनों क्लेम मेरे ओमिट हो सकते हैं, यहाँ से हटा दिया जा सकता है, इसीलिए ज़्यादा क्लेम हमें ज़रूरत होता है। जनरली क्लेम नंबर 1 इज़ ब्रॉडर क्लेम एंड अदर्स आर नेवर क्लेम। जो क्लेम 1 है उसको हम लोग ब्रॉडर बोलते हैं क्योंकि उसमें सारा कुछ होता है, और क्लेम नंबर जो सब्सिक्वेंट क्लेम होते हैं, जो डिपेंडेंट क्लेम होते हैं, वो नेरवर होते हैं। जैसे कि यहाँ क्लेम नंबर 2 में द माउस ट्रैप ऑफ क्लेम 1 वेयर इन द सेट ट्रैप इज ब्लैक इन कलर। ये पूरा स्पेसिफिक है, जो मेरा माउस ट्रैप है वो ब्लैक इन कलर है, तो कलर इन रिलेशन टू कलर इट इज़ वेरी नेरो, कि ये मेरा ब्लैक है, कोई और कलर का है ही नहीं मेरा। In patent litigation, it was found that broader claims are easily invalidated, whereas the narrower claims are harder to invalidate because narrower claims are more specific. यही चीज़ कहा गया है कि क्लेम नंबर 1 अगर हम लोग ज़्यादा ब्रॉड करते हैं, ज़्यादा लिखते हैं उसमें, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो इनवैलिडेट हो जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट हम लोग जैसे सेपरेट पेज में ही शुरू करेंगे और ये शुरू होगा विद टाइटल। इसमें वर्ड लिमिट होता है 150, ये दिया गया है रूल 13(7) में। अगर हमें सर्च करना है, कुछ देखना है, फॉर एग्जांपल फॉर एक्सपीरियंस, फॉर नॉलेज, तो हम गूगल में जाके पेटेंट पब्लिकेशन IP इंडिया पे जाएंगे, उसमें पेटेंट में जाएंगे, फिर पब्लिकेशन में जाएंगे, फिर डाउनलोड्स में जाएंगे, वहाँ पे फाइल एक डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे ढेर सारा हमें एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा क्योंकि वो नोटिफाइड होता है, तो सारा कुछ PDF फाइल में रहता है, हम लोग खोल के देख सकते हैं उसमें अलग अलग इन्वेंशन के एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली है क्या? इट्स अ शॉर्ट समरी दैट सेज अबाउट द एम्बॉडीमेंट्स ऑफ योर इन्वेंशन। आपका जो आइडिया है, आइडिया कैसे कन्वर्ट हुआ थ्रू एन इन्वेंशन, और उसमें क्या क्या चीज़ हमने स्पेसिफिक दिए हैं, वो सारा चीज़ एब्स्ट्रैक्ट में होता है। वाइपो कहता है एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन पेटेंट डॉक्यूमेंट इज ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ इट्स टेक्निकल डिस्क्लोजर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग टाइटल दे सकते हैं, डिवाइस फॉर कटिंग ओपन कोकोनट ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। ये वाला पार्ट जो है, ए डिवाइस which is simple, easy to operate and flexible enough to cater to different sizes and types of coconut with a capability of being automated। ये हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में दे सकते हैं। और इसका एक अब क्लेम 1 में हम जो हमारा इन्वेंशन है उसके सारे कंपोनेंट हम ले लेंगे क्लेम 1 में, कि इस इन्वेंशन में, इस टूल्स में क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट है हमारे, ये हम ले लेंगे। क्लेम 2 में हम ले लेंगे कि वर्टिकल स्टैंड कैसे डिफरेंट कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे क्लेम 1 एंड क्लेम 2 दोनों इंडिपेंडेंट क्लेम हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंडिपेंडेंट क्लेम हो, दो भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लेम, और बाकी सब डिपेंडेंट क्लेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे और स्पेसिफिक में आएंगे क्लेम 3 पे, वो कोकोनट होल्डर के बारे में हम लोग लिखेंगे कि जैसे वो फॉर्मली कैसे ग्रैप्स करता है, और हम लोग लिखेंगे इसमें बेस के बारे में कि बेस में कैसे वो वेसल लगाया जाएगा ताकि वहाँ पे कोकोनट वाटर कलेक्ट हो। क्लेम 5 में हम हैंडल के बारे में भी ले सकते हैं कि किस मटेरियल का बना हुआ हो ताकि इंजरी ना हो ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, और उसके बाद बीच वाला पोर्शन हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। और वाला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन 2, ये इन्वेंशन है रिलेटेड टू अ शू पॉलिश, तो यहाँ से हम कोई भी एक टाइटल दे सकते हैं शू पॉलिश के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में कौन सा पॉइंट लेना है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कुछ
इनको आपको इंक्लूड करना है एब्स्ट्रैक्ट में। इसके बाद आता है इसका कंपोजिशन। ये हम लोग कंपोजिशन डायरेक्ट लेंगे क्लेम 1 में। मैं अंडरलाइन सिर्फ किया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप कैसे अंडरलाइन करके और क्लेम वहीं पे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप उस चीज़ को लिखेंगे, तो ये बहुत ही इजी होगा और टाइम भी बहुत सेव होगा, ताकि विद इन टाइम 3 आवर्स टाइम आप आराम से इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लेम 5 में है द लर्ड ऑयल प्रिजर्व द लेदर एंड keeps it soft and pliable and also prevent the polish from cracking। तो ये सब कुछ फीचर्स है जो क्लेम 5 में हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट B2। इसमें क्या करना है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनाना है हमें। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये स्ट्रॉ के रिलेटेड इन्वेंशन है। इन्वेंशन हमें पढ़ना है और समझना है। एट द सेम टाइम हमें मार्क करना है कि कहाँ से कौन सा चीज़ हम पिक करेंगे और उसके बाद हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। आइए बात कर लेते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के ऊपर। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में डिफरेंट हेडिंग्स होता है। हेडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है टाइटल। टाइटल नॉर्मली विद इन 15 वर्ड्स का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा आप टाइटल दे रहे हो। नेक्स्ट जो हेडिंग होता है वो होता है फील्ड ऑफ इन्वेंशन, व उसको टेक्निकल फील्ड भी बोलते हैं, जिसमें नेचर ऑफ द इन्वेंशन के बारे में लिखना होता है। उसके बाद होता है बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, व बैकग्राउंड आर्ट कहते हैं इसको, या प्रायर आर्ट भी कहते हैं। इसके बारे में हमें लिखना होता है, जो कि ऑलरेडी दिया गया है हमारे इन्वेंशन में। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेंशन होता है। ऑब्जेक्ट में जनरली हमें एडवांटेजेस ऑफ द इन्वेंशन के बारे में लिखना होता है। उसके बाद आता है समरी ऑफ द इन्वेंशन, ओवरव्यू ऑफ द इन्वेंशन। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग। ये ऑप्शनल है, अगर ड्राइंग है उसके बाद तभी देना है इसको, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इसका। उसके बाद आता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, जहाँ पे इन्वेंशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देने होते हैं हमें। उसके एप्लीकेबिलिटी के ऊपर भी हमें लिखना होता है। उसके बाद आते हैं क्लेम्स ड्रॉ करना है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्लेम्स के बारे में। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी बोल चुका हूँ मैं। डिपोजिशन के बारे में तभी लिखना है जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड हो, या मॉडल और सैंपल तभी देना है जबकि कंट्रोलर की कोई रिक्वायरमेंट हो तब। पर हमें लिखना इस तरह है, एज पर फॉर्म 2। हम ऐसे लिखेंगे, पहले द पेटेंट एक्ट, उसके बाद द पेटेंट रूल्स, उसके बाद देंगे टाइटल, जो कि हमारा इन्वेंशन है, स्पेशल स्ट्रॉ विथ बैकफ्लो चेक। मैंने यूं ही एक टाइटल दे रखा है, आप कोई भी टाइटल दे सकते हो वहाँ से, स्ट्रॉ रिलेटेड जो हमारा इन्वेंशन है। उसके बाद आता है एप्लीकेंट का नाम, नेशनलिटी और टेक्निकल फील्ड ऑफ इन्वेंशन हमारा पैरा 1 में दिया गया है। बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन पैरा 2 से हमें लेना है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेंशन पैरा 1 एंड पैरा 2 में है। समरी ऑफ द इन्वेंशन लिखना है पैरा 1 एंड पैरा 2 से ही। डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें पैरा 3, 4 एंड 5 से। उसके बाद क्लेम्स एक ड्रॉ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। क्लेम्स शुरुआत होता है प्रेएम्बल से, उसके बाद क्लेम हम ले लेंगे, वी क्लेम करके हम लोग क्लेम शुरू करेंगे। और दूसरा क्लेम भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। उसके बाद लेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। प्रायर आर्ट और बैकग्राउंड कहाँ से लेंगे हम लोग, पहले में क्या था, फ्लूइड कंटिन्यूज टू फ्लो आउट फ्रॉम द स्ट्रो। देख सकते हैं यहाँ से हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में भी लिखना है, इसी में से पॉइंट निकाल के। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी लिखना है और क्लेम 1 के बारे में भी लिखना है। ये है एक एग्जाम्पल हमारे इन्वेंशन का। क्लेम 2 हम यहाँ से लिखेंगे।
क्लेम 1 के कुछ पार्ट यहाँ से भी जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा एंड समरी में भी इसी से हम लोग कुछ पॉइंट लेके वहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एज पर फॉर्म 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो इन्वेंशन है हमारा वो है बाइलेयर टैबलेट्स के ऊपर। बाइलेयर टैबलेट्स क्या करता है? कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, ये कंट्रोल करके रिलीज करता है उसका इंग्रेडिएंट्स। ये एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो हम लोग टाइटल लिख सकते हैं बाइलेयर टैबलेट्स विथ कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। उसके बाद बैकग्राउंड के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल टैबलेट में जैसे होता था एनर्जेटिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैव मैक्सिमम इफेक्टिवनेस ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स, 4 to 6 hours. Therefore, a patient need to take such medication at least 2 to 3 times a day. 2-3 बार खाना होता था दिन में, पर इस इन्वेंशन में क्या होगा कि एक बार ही दवाई लेने से इट्स एनफ फॉर 24 आवर्स। यही है बैकग्राउंड। हम लोग ऑब्जेक्ट है वो थर्ड पैरा से ले सकते हैं, समरी सेकेंड एंड थर्ड पैरा से ले सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग ले सकते हैं। क्लेम 1 में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में हम लोग ले सकते हैं। क्लेम 2 में फॉर्मुलेशन क्या है ये लास्ट पार्ट में दिया गया है, फॉर्मुलेशन। पॉज करके पढ़ लीजिए इसको। क्लेम 1 लिखा हुआ है, यहीं से क्लेम 1 लेंगे हम लोग। डिटेल डिस्क्रिप्शन में ये भी पार्ट इंक्लूड करेंगे हम लोग, इमीडिएट रिलीज लेयर के बारे में। इमीडिएट रिलीज लेयर कंपोजिशन के बारे में हम लोग क्लेम 2 में लिखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर 2 का जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे पास सारा कुछ है, सारा कुछ दिया होगा क्वेश्चन पेपर पे। हमें सिर्फ पिक करना है, उसको समझना है, पिक करके अंडर डिफरेंट हेडिंग्स में लिख देना है। ये बहुत ही इजी है, पर यह तभी पॉसिबल है जब आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद ही जाके इसमें परफेक्शन आएगा। ये मोर और लेस लाइक मैथमेटिक्स है कि फॉर्मूला आपको पता है, प्रैक्टिस चाहिए। द मोर यू डू प्रैक्टिस यू विल डू बेटर इन एग्ज़ाम। तो सेम फार्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल है सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में तो कुछ सेक्शंस रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा की तरह। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू। क्वेश्चन पेपर 2 कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।